जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये 10 की करंट अफेयर टुडे मैगजीन टारगेट प्रीलिम्स 2023 की टुडे बुक है। मैं इसके लिए आपके लिए लेकर आया हूँ आज की क्लास। ये क्लास 5वें नंबर की है हमारी। इसमें हम संवैधानिक घटनाक्रम के बारे में जानेंगे जिसमें मैं 4 क्लास पहले से करा चुका हूँ और 5वीं क्लास में हम करेंगे। आज की क्लास में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में जानेंगे। मैं पहले से 4 क्लास करा चुका हूँ। आज की 5वीं क्लास में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या क्या हैं, चर्चा में क्यों, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, उनके बारे में जानकारी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ चर्चा में क्यों हैं? तो हाल ही में तमिलनाडु के सत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन से जुड़े संसद सदस्यों द्वारा तमिलनाडु राज्यपाल को अपदस्थ्य करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। ये इसलिए चर्चा में। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? इसके प्रमुख बिंदु है गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में स्थानीय सरकार एवं राज्यपाल के बीच तनाव देखने को मिला है। इससे पूर्व केरल, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के विश्वविद्यालय के कुलपति चांसलर पद से हटाने की मांग की गई थी। इसलिए इसके प्रमुख बिंदु हैं। भारतीय राजनीति में राज्यपाल का क्या हस्तक्षेप है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? भारत में राज्यपाल के कार्यालय की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल की देखरेख में गवर्नर के पद का गठन किया गया था। बाद के दशकों में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन से विभिन्न सुधारों की मांग की और उनके इन प्रयासों से भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ। वर्ष 1937 से लागू भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार राज्यपालों को प्रांतीय सरकार की सलाह के आधार पर कार्य करने का प्रावधान किया गया। हालांकि उसकी कुछ विशेष जिम्मेदारियां और विवेकाधीन शक्तियों को बरकरार रखा गया। स्वतंत्रता के बाद 1947 के अंतिम संविधान को 1935 के अधिनियम से अनुकूलित किया गया था। इसके तहत राज्यपाल का पद बरकरार रखा गया, परंतु इसमें राज्यपाल के संदर्भ में अपने विवेक से कार्य करना और अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग जैसे वाक्यांशों को नहीं शामिल किया गया था। क्या आप अवगत हैं राज्यपाल से? क्या आप अवगत हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 61 में राज्यपाल की स्थिति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 तक राज्यपाल की स्थिति है। इसमें भूमिका, शक्तियां और कार्यालय की शर्तों को वर्णित किया गया है। राज्यों में राज्यपाल की भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति के लगभग समान ही होती है। वह राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, कुछ मामलों को छोड़कर तथा मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद और राज्य के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। हालांकि राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को सहमति देना या रोकना, राज्य विधानसभा की बैठक के लिए सहमति देना, निर्वाचन प्रक्रिया को बाद बहुमत नास्पष्ट होने की स्थिति में राजनीतिक दल को अपना बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करना।
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का मत। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का मत क्या है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय का मत तो SR बॉम्बई बनाम भारत संघ मामला। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 का ये केस है। तो उसमें बस 1994 में SR बॉम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल द्वारा राज्य में केवल संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जा सकती है। अगला केस था क्या? नवाब रेबिया व अन्य बनाम उपाध्यक्ष। नवाब रेबिया व अन्य बनाम उपाध्यक्ष 2016 का केस है। इस मामले में वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही विधानसभा के सदन को आहूत और भंग कर सकता है, अपनी इच्छा से नहीं करेगा। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार प्रयोग करने का क्षेत्र सीमित है तथा इस सीमित क्षेत्र में भी उसके विवेकाधिकार के तहत की गई कार्रवाई मनमानी या तत्कालिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सद्भाव से प्रेरित, संयमित एवं तर्कों पर आधारित होनी चाहिए। अगला केस है रामशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार करेंगे। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संविधान के अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पूरे कार्यकाल 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहेगा। क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है, ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति और उसे हटाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्यपाल के कर्तव्य और जिम्मेदारियां एक विशेष राज्य में होती हैं, परंतु संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें पूर्व के क्या मामले रहे? इसमें पूर्व के क्या मामले हैं? तो सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ 1981 का ये केस था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत न्योचित नहीं है, क्योंकि इसके तहत राज्यपाल के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती है और राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। अगला केस है बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति प्रभावी रूप से केंद्र सरकार के पास किसी राज्यपाल को बिना कोई कारण बताए और बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी भी समय हटाने की शक्ति है। अगला पॉइंट इसमें, हालांकि इस शक्ति का प्रयोग मनमाने या अनुचित तरीके से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे वैध कारणों के लिए केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों को हटाने की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि एक राज्यपाल केंद्र सरकार की नीतियों और विचारधाराओं से अलग मत रखता है या यह कि केंद्र सरकार ने उस पर विश्वास खो दिया, एक राज्यपाल को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आयोग का मत क्या है? इसमें आयोग का मत क्या है? तो इसमें आयोग है सहकारिया आयोग 1988। सरकारिया आयोग 1988। इस सिफारिश की
इसने सिफारिश की कि राज्यपालों को दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने से पहले बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि यदि किसी दुर्लभ मामले में राज्यपाल को हटाना ही पड़े तो हटाने की प्रक्रिया में राज्यपाल को अपने आचरण की व्याख्या करने का अवसर देना चाहिए और केंद्र सरकार को राज्यपाल द्वारा दिए स्पष्टीकरण पर उचित विचार करना चाहिए। साथ ही आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को उनके हटाए जाने के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। वेंकटचलैया आयोग, अगला आयोग है वेंकटचलैया आयोग 2002। वेंकटचलैया आयोग 2002। वेंकटचलैया आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि आमतौर पर राज्यपालों को अपने 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना है तो केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ही ऐसा करना चाहिए। ये वेंकटचलैया आयोग ने सिफारिश की। पुंछी आयोग 2010। पुंछी आयोग 2010। पुंछी आयोग ने संविधान से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाक्यांश को हटाने का सुझाव दिया, क्योंकि केंद्र सरकार की इच्छा पर एक राज्यपाल को हटाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए केवल राज्य विधायिका से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपालों पर चांसलर की भूमिका का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। हालांकि उपरोक्त सिफारिश को संसद द्वारा कानून में नहीं शामिल किया गया, इसलिए वे केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। आगे की राह इसमें क्या है? आगे की राह है राज्यपाल एवं राज्य सरकार के बीच तनाव के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र की सीमा को स्पष्ट करने के साथ केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका के महत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में राजनीतिकरण की आशंका को दूर करने के लिए एक विशेष समिति उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष आदि को शामिल करते हुए का गठन करने पर विचार किया जाना चाहिए। ये राज्यपाल हो गया यहाँ तक। ये हमारा इसमें एक संभावित प्रश्न है जो आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो संभावित प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच संबंध के संतुलन को बनाए रखने में राज्यपाल के पद के महत्व व इस संदर्भ में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की सीमा पर चर्चा कीजिए। आज की क्लास यहीं तक है। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।